नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 23 दिसंबर 2020 है, दिन है वेंसडे। वरी डज नॉट एम्प्टी टुमारो ऑफ सोरो, इट एम्प्टीज टुडे ऑफ स्ट्रेंथ। कोरी टेन बूम का ये कोट है। वरी यानी कि चिंता। चिंता से आने वाले कल का दुख कम नहीं होता है, चिंता से आज की हमारी जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है। कहीं पर मैंने सुना था कि चिंता चिता समान। चिंता करना जो है वो चिता के ऊपर बैठने के बराबर है। वो आपको जो आपकी स्ट्रेंथ है, सारी आपकी पॉजिटिविटी जो है, ये चिंता करने की आदत जो है वो आपकी बर्बाद कर देती है। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग न्यूज़पेपर में से हैं। ड्रोन इन्फिल्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, फिर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, फिर द हिंदू का आर्टिकल है इट्स अबाउट पेरिस एग्रीमेंट, कंज्यूमर इज किंग फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्वाड को लेकर, और पेंडेमिक रेजिलियंस, ये द हिंदू का आर्टिकल है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। बिग क्रिसमस सेल इज़ ऑन। हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर हैवी डिस्काउंट अवेलेबल हैं। 25 दिसंबर तक ये ऑफर वैलिड है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर से मिल जाएगी। ड्रोन इन्फिल्ट्रेशन, ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है। मुझे याद है डियर फ्रेंड्स, 2020 में ही मैंने एक स्पेशल टॉपिक डिलीवर किया था डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में। मुझे एग्जैक्ट वक्त तो याद नहीं है, कौन सी डेट वो थी, क्योंकि इतने सारे आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं हम। लेकिन डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में मैंने ड्रोन के फ्यूचर के बारे में एक डिस्कशन की थी, और उसमें हमने ये भी देखा था कि कैसे फ्यूचर का जो वॉरफेयर है उसमें ड्रोन्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। आज जो हम बड़े बड़े ड्रोन्स देख रहे हैं, सिर्फ यही ड्रोन्स नहीं, छोटे ड्रोन्स, टिड्डी की साइज़ के जो ड्रोन्स हैं, राइट, छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, 2-3 इंच बड़े ऐसे ड्रोन्स जो हैं, इनका इस्तेमाल किया जाएगा। और हमने उस टाइम पर यह भी डिस्कशन की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए, एयरक्राफ्ट या फिर जो फाइटर जेट्स हैं, उनका भी एक रोल है, उनका भी एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन फ्यूचर में हमें चाहिए जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उनके पास पर्याप्त ड्रोन्स भी होने चाहिए, क्योंकि फ्यूचर के अटैक्स सिर्फ फाइटर जेट से नहीं होंगे, ड्रोन से भी होंगे। और उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमें आज इस आर्टिकल में पढ़ने को मिल रहा है। अभी गुरदासपुर में ये हुआ। गुरदासपुर में एक बहुत बड़ा बॉक्स मिला, और ये जो बॉक्स है इसमें हैंड ग्रेनेड्स थे, इसमें बॉम्ब्स थे। और ये बॉम्ब्स जो हैं, ये बॉक्स जो हैं, ये ड्रोन के माध्यम से हमारे देश में ड्रॉप किया गया था। तो ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो इस प्रकार से, ये बेसिकली पाकिस्तान से भारत में ड्रॉप किया गया था। और इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो बॉम्ब्स हों, चाहे ड्रग्स हों, चाहे दूसरे ऐसे सब्सटेंसेस हों, इनका इस्तेमाल, इनका लॉजिस्टिक या फिर इनका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ड्रोन के माध्यम से किया जा रहा है। और लकीली हमने इस बॉक्स को, एक सैनिक ने इसको देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, और फिर हमें इस चीज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिली। ड्रग ट्रैफिकिंग हो या फिर छोटे आर्म्स जैसे बॉम्ब्स हैं, हथियार हैं, गोलियां हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ड्रोन्स के माध्यम से डिलीवर की जा सकती हैं। और अब ये भी पता चला है इन्वेस्टिगेशन से कि ऐसे ड्रोन्स भी तैयार किए जा रहे हैं जो ज़्यादा हेवी पेलोड्स यानी कि ज़्यादा बड़े हथियार जो हैं, उनको भी ड्रोन के माध्यम से हमारे देश में जो ऐसे लोग हैं जो हमारे देश में वो दूसरे देशों के लिए काम करते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के एक प्रकार के एजेंट्स, तो इन तक यहाँ पर हथियार इस तरीके से प्रोवाइड किए जा सकते हैं। अभी विंटर का महीना चल रहा है, तो पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर में फॉग हमें देखने को मिल रही है। और ये एक ऐसा टाइम है जिसमें ड्रोन को पकड़ना जो है वो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट, नॉट थोड़ा लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये कुछ महीने ऐसे हैं जिनमें हमें, हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनको और ज़्यादा विजिलेंट और ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। ये जो गुरदासपुर में इंसिडेंट हुआ, उसके 5 दिन पहले एक दूसरा ऐसा मॉड्यूल मिला
ड्रोन के माध्यम से ही चीज़ों को यहाँ पर ड्रॉप किया गया था और पता चला कि इसका एक इंटरनेशनल लिंक भी है। ये बताया जाता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे चाइना के आर्म्ड ड्रोन्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं और पाकिस्तान जो है वो इन चाइनीज़ आर्म्ड ड्रोन्स का इस्तेमाल करके भारत में इस प्रकार के डिस्टर्बेंसेस करना चाहता है। दूसरी जो एक शॉकिंग चीज़ हमारे सामने आई है वो ये है कि हमारे ही देश में नेशनल कैपिटल में दिल्ली में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनीज तो हम नहीं कह सकते, एक प्रकार की कंपनीज ही हैं, ऑफिशियल रजिस्टर्ड कंपनीज नहीं है, लेकिन ये ड्रोन्स खरीदते भी हैं, ड्रोन्स को असेंबल करते हैं, बिगड़े हुए ड्रोन्स को रिपेयर करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे देश में चल रही हैं और इन सारे ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो दुश्मन कर रहे हैं। तो हमें चाहिए ऐसे रडार्स जिसको आप कहते हैं कि लो अल्टीट्यूड रडार, यानी कि जो कम हाइट में अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट उड़ रहा है तो उसको आइडेंटिफाई कर सके। ऐसे रडार्स की आवश्यकता है, हमें ऐसे रडार्स डेवलप करने होंगे। दूसरी जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है ड्रोन मैनेजमेंट। हमारे देश में ड्रोन मैनेजमेंट को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन इनके इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी वीक हैं। इसी वजह से आप देखिए कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि दिल्ली में ही बहुत सारे ड्रोन्स को प्रोक्योर यानी कि खरीदा जा रहा था, इनको असेंबल किया जा रहा था, इनको रिपेयर किया जा रहा था। तो ड्रोन मैनेजमेंट और रेगुलेशन के ऊपर भी हमारे देश को, हमारी सरकारों को जोर देना होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्यूचर में ये वॉरफेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार बन सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी IQ एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर बात करते हैं मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के बारे में। दिस वन इज़ फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। आपको पता होगा कि भारत S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल रशिया से खरीदने वाला, इनफैक्ट हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो ट्रक है और इसके पीछे ये बड़े बड़े बैरल्स जो हैं, ये हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इसको कहते हैं। और इसकी जो कैपेसिटी है वो 400 किलोमीटर्स। ये याद रखना आपके लिए इजी होगा क्योंकि इसका नाम ही S-400 है। तो 400 किलोमीटर डिस्टेंस तक ये मिसाइल जो है वो ट्रैवल कर सकती हैं। और हाइट की बात करें तो 30 किलोमीटर हाई ये मिसाइल जो है वो उड़ सकती हैं। जैसे नाम से ही पता चल गया होगा, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। तो अगर कोई फाइटर जेट हैं, अगर कोई मिसाइल हैं, ऐसी कोई चीज़ आपके देश की तरफ आ रही है तो ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसमें रडार और सारी चीज़ें हैं, वो ऑटोमेटिकली ऐसे इनकमिंग अनआइडेंटिफाइड एरियल व्हीकल को टारगेट कर लेता है, उसको रडार में ये लोकेट हो जाता है और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ये मिसाइल जो है वो लॉन्च हो जाती है और हवा में ही आने वाले खतरे को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब रशिया ने ये कहा है कि रशिया तो भारत को ये मिसाइल बेचने ही वाला है। USA का जो सैंक्शन है रशिया के ऊपर, इसका फुल फॉर्म है, इसका एक नाम है कात्सा। अब ये कात्सा जो है इसका फुल फॉर्म क्या है बताइए, ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है। स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो रशिया ने यह कहा है कि हम तो भारत को ये मिसाइल बेचेंगे ही, और भारत ने भी यही एक पोजीशन रखी है। भारत ने यह कहा है कि हम किसी एक देश के द्वारा लगाए गए सैंक्शंस को वैलिड नहीं मानते हैं, हम तो सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस को ही रिकॉग्नाइज करते हैं। तो क्लियरली यहाँ पर भारत ने भी ये बता दिया है कि USA के ये जो सैंक्शंस हैं या फिर USA का ये जो पर्टिकुलर एक्ट है उसको भारत नहीं मानता। और क्यों माने? किसी एक देश ने कोई अपनी पार्लियामेंट में, अपनी कांग्रेस में कोई एक एक्ट निकाली है और उस एक्ट को अपने देश में इंप्लीमेंट करे तो दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन पूरी दुनिया के ऊपर USA ये एक्ट जो है वो थोपना चाहता है। दिस इज नॉट राइट। तो यहाँ पर न्यू दिल्ली और रशिया ने दोनों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस कात्सा को रिजेक्ट कर दिया है। दूसरी जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि USA चाहता है कि भारत USA के कैंप में रहें। USA और भारत के रिलेशनशिप भी काफ़ी मजबूत होते जा रहे हैं, वी ऑल नो अबाउट इट। लेकिन भारत ने भी, मैं याद दिलाना चाहूँगा, ये पॉइंट यहाँ पर
कवर नहीं किया गया है इस आर्टिकल में, लेकिन आई थिंक 1-2 महीने पहले की बात है जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने ये क्लियरली बता दिया था, MEA यानी कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये क्लियरली बता दिया था कि भारत जो है वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखेगा। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि भारत USA के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप चाहता है, भारत रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप चाहता है। भारत किसी भी एक देश का पक्ष जो है या फिर किसी भी एक देश की टीम में भारत अपने आप को देखना नहीं चाहता है। भारत अपने आप को हर तरह से स्वतंत्र रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो USA चाहता है कि भारत उनके कैंप में, उनकी टीम में ज्वाइंट हो जाए, और रशिया से अगर हम ये सामान खरीदेंगे तो USA का एक बहुत बड़ा कस्टमर भी चला जाएगा। तो ये सिर्फ देशों के बीच की बात नहीं है, डिफेंस की बात नहीं है, कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट्स को लेकर भी ये देशों के बीच में कंपटीशन चल रही है। अब इंडिया नीड्स दिस सिस्टम, ये जो S-400 सिस्टम है उसकी रिक्वायरमेंट भारत को है, खास करके चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिस प्रकार से चाइना हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। LAC का जो इश्यू है वो मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन किया है, हमारे दूसरे फैकल्टीज़ ने भी बहुत सारे वीडियोस LAC के ऊपर बनाए ना। आई एम श्योर यू नो मेनी थिंग्स अबाउट LAC। तो ये चाइना का चैलेंज जो है हमारे सामने, उसको ध्यान में रखते हुए भारत को S-400 की रिक्वायरमेंट है, और यहां पर भारत ने जो डिसीजन लिया है कि हम S-400 खरीदेंगे, उसमें कोई गलत चीज भी नहीं है। दूसरी चीज जो अब देखने वाली है, वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर इट, कि जो नए प्रेसिडेंट जो बाइडन, अभी वो बने नहीं हैं, वो इलेक्शन जीत चुके हैं, ऑफिशियली भी इलेक्शन जीत गए हैं। वहाँ के इलेक्शन डिपार्टमेंट में ने भी ये बता दिया है कि जो बाइडन की ही जीत हुई है। तो यही लगता है कि जनवरी 2021 में जो बाइडन जो हैं वो USA के प्रेसिडेंट का कार्यभार जो है वो संभाल लेंगे। तो अब जो बाइडन का एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस चीज़ को कैसे देखता है, इसके लिए हमें वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा। भारत के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो बाइडन मानेंगे कि ये S-400 की रिक्वायरमेंट भारत को है, लेकिन फिर भी ये फ्यूचर की बात है, तो लेट्स वेट एंड वॉच। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ये टॉपिक ऐसा है जिसको हमने पिछले कुछ हफ्तों में काफ़ी डिस्कस किया है, तो बहुत सारी डिटेल्स में मुझे लगता है जाने की आवश्यकता नहीं है। पेरिस एग्रीमेंट की बेसिक्स को आप जानते हैं, मैंने कुछ दिनों पहले ही आपको इसको एक्सप्लेन किया था। आज का ये आर्टिकल हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक व्यक्ति है जिनका नाम है ह्यूगो एस्ट्यूटो। द हिंदू में इस आर्टिकल को प्रिंट किया गया है, 5 years सिंस पेरिस। ह्यूगो एस्ट्यूटो जो हैं ये EU के एम्बेसडर हैं, यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर हैं, और उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। 12 दिसंबर 2020 को पेरिस एग्रीमेंट के 5 साल हो गए, 5th एनिवर्सरी दुनिया ने सेलिब्रेट की। क्लाइमेट एक्शन समिट 2020 भी रखी गई थी, इंडिया ने इसमें पार्ट लिया, UK, फ्रांस, UN के दूसरे देशों ने इसमें पार्ट लिया, और दुनिया का लक्ष्य यही है कि बाय 2050 कार्बन या फिर नेट ज़ीरो एमिशन, कार्बन न्यूट्रलिटी को हम अचीव करेंगे। दुनिया के अलग अलग देशों ने यह टारगेट रखा है। चाइना का टारगेट है 2060। नाउ द थिंग इज कि इन 5 सालों को अगर हम देखें तो 5 सालों में खास करके जो ये साल है 2020 में बहुत सारे बड़े बदलाव हुए हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से हमें ये तो पता चल गया कि एनवायरनमेंट का जो डिस्ट्रक्शन हमने किया है, इंसानों ने जो डिस्ट्रक्शन किया है एनवायरनमेंट का, इसकी वजह से बहुत सारी स्पीसीज जो हैं वो विलुप्त हो गई हैं। और ये स्पीसीज जो हैं वो एक प्रकार की दीवार का काम कर रही थी। बहुत सारे ऐसे डिजीजेस, बहुत सारे ऐसे वायरसेस जो हैं वो बहुत सारे एनिमल्स में होते हैं, और उन एनिमल्स में इनकी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होती है। लेकिन यही वायरस अगर ह्यूमन बींग्स या फिर हमारी सोसाइटी में आ जाए तो कोविड-19 ने जो बर्बादी की, फॉर एग्जांपल कोविड-19 जो है वो एक प्रकार का जोनोटिक डिजीज़ है, एनिमल से ह्यूमन बींग में होने वाला एक डिजीज़ है। और आप देख सकते हैं कि क्या क्या नहीं किया है इस कोविड-19 ने। तो अब दुनिया की आंख जो है वो खुल चुकी हैं
कि कोविड-19 के बाद की जो दुनिया होगी उसकी रिकवरी तो ग्रीन रिकवरी ही होनी चाहिए. To reach climate neutrality by 2050 on 11th December, EU leaders unanimously agreed on the 2030 target of reducing greenhouse gas emissions by at least 55% compared to 1990 levels. 1990 के टाइम पर जो भी एक आंकड़ा था ग्रीन हाउस गैस एमिशन का, उसको 55% रिड्यूस करेंगे बाय 2030. ये यूरोपियन लीडर्स ने एक वादा किया है. इसमें भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. आपको मैंने जैसे बताया था इससे पहले कि लगभग दुनिया के 18% पॉपुलेशन भारत में रहती है. तो भारत जो भी कोई स्टेप उठाएगा क्लाइमेट चेंज को लेकर, ये पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल की तरह भी होगा और दुनिया की जो एक अलग अलग एफर्ट्स हैं उसमें भी बहुत सारा एडिशन भारत करेगा. सोलार फोटोवोल्टिक्स की बात करें तो पिछले 9 सालों में 2010 से लेकर 2019 में अगर आप देखें तो 82% इसकी प्राइस जो है वो ड्रॉप हुई है और इसका एक्सपांशन भी काफ़ी हुआ है. आज से 10 साल पहले सोलार पैनल्स जो हैं वो हमें हमारे देश के जो घर हैं उनके छतों के ऊपर देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन आज बहुत सारी जगहों पर, हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि सोलार पैनल्स जो हैं वो लोग लगा रहे हैं और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों के बिल्स भी कम आ रहे हैं. 55% का ये जो टारगेट रखा है यूरोपियन यूनियन ने, उससे आने वाले 10 सालों में $100 बिलियन यूरो की बचत होगी और 2050 तक 3 ट्रिलियन यूरोस की बचत होगी. भारत में सोलार और विंड एनर्जी का भी एक्सपेंशन काफ़ी अच्छा हो रहा है और भारत ने ग्लोबल लेवल पर भी बहुत बड़े बड़े स्टेप उठाए हैं. फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल सोलार अलायंस, इसको लॉन्च किया था भारत और फ्रांस ने मिलकर. भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उस टाइम पर फ्रांस के प्रेसिडेंट थे फ्रैंको ओलांद, तो उन्होंने मिलकर इसको लॉन्च किया था. फिर कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, द लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को भारत ने लॉन्च किया है. दोनों भारत और टीम यूरोप मिलकर आने वाली जो ग्लासगो की मीटिंग है, COP26 की मीटिंग, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 की मीटिंग जो है उसको सक्सेसफुल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. और एक जगह है कुनमिंग, राइट, तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को लेकर 15th COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होने वाली है, 15th मीटिंग होने वाली है. तो इसको भी सक्सेसफुल बनाने की कोशिश दोनों पार्टीज कर रही हैं. Together with the delivery of $100 billion of climate financing to countries most in need, this will be deliverables for the climate negotiations when they resume at COP26 in Glasgow next November. 2020 से पेरिस एग्रीमेंट में यह था कि 2020 से हर साल जो डेवलप्ड देश हैं वो $100 बिलियन, हर एक देश अपने अपनी कैपेसिटी से पैसे ऐड करेगा और टोटल $100 बिलियन जो हैं वो हर साल कलेक्ट किए जाएंगे और ये पैसे जो हैं वो डेवलपिंग देशों को दिए जाएंगे ताकि वो अपनी टेक्नोलॉजी को, ताकि वो अपने एफर्ट्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें. लेकिन जब पैसा देने की बात आती है तब बहुत सारे डेवलप्ड देश जो हैं उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया. लेकिन लगता है कि अब कोविड-19 की वजह से जो एक नई चेतना हमें देखने को मिल रही है, तो इसकी वजह से COP26 में इसके ऊपर बहुत ज़ोर दिया जाएगा और सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर बदलाव करने से कुछ नहीं होगा. हर एक व्यक्ति को, हर एक इंडिविजुअल को इसमें अपने अपने एफर्ट्स, पेरिस एग्रीमेंट सिर्फ देशों के लिए नहीं है, ये हर एक व्यक्ति के लिए है. और हम सबको जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने कमरे से बाहर जा रहे हैं तो जो लाइट है उसको बंद करना, जो फ़ैन है उसको बंद करना, एयर कंडीशन को बंद करना, ये भी छोटे छोटे ऐसे स्टेप्स हैं. प्लास्टिक का उपयोग जितना कम हो सके उतना करें या फिर टोटली बंद कर दे. रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स को ही यूज़ करें. ऐसी बहुत सारी चीज़ें. पानी की बोतल जो हैं, हम क्या करते हैं कि पानी की बोतल को ख़रीद लेते हैं, लेकिन एक आप घर से पानी की बोतल जो है उसको लेकर जा सकते हैं और उसी को ही फिल करते रहिए, तो आप कम प्लास्टिक यूज़ करेंगे. तो ऐसे छोटे बड़े स्टेप्स जो हैं हम सबको उठाने चाहिए, तब जाकर हमें इसका रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिलेगा. फिर एक है इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, कंज्यूमर इज़ किंग.
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल नोटिफाई किया है, द इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स रूल्स 2020। इसमें कंज्यूमर्स को और ज़्यादा पावर दिया गया है, पावर देने की बात इसमें हमें नज़र आ रही है। डियर फ्रेंड्स के पहले कुछ सालों पहले 10-12 साल पहले ऐसा था कि आपके पास जो नंबर है, अगर आप लेट्स से रिलायंस की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं और आपको वोडाफोन या फिर हच या फिर जो भी कोई कंपनी में ट्रांसफ़र होना है, तो आपका नंबर जो है वो चला जाता था। फिर धीरे धीरे ये चीज़ चेंज हुई। आज आप विद इन फ्यू आवर्स यू कैन चेंज योर नंबर। आपका नंबर वही रहेगा, नॉट नंबर चेंज नहीं, लेकिन आपका नंबर वही रहेगा। आप सर्विस प्रोवाइडर जो है उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है, क्योंकि एक प्रकार की मोनोपोली है। आपके एरिया में जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर हैं, तो उनकी ही इलेक्ट्रिसिटी आपको यूज़ करनी पड़ेगी और कोई कंपटीशन नहीं है। उनको ये जो सप्लायर्स हैं उनको कोई कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता है। तो इसकी वजह से उनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं और आपको अगर कोई इश्यू भी है तो आप कंप्लेन भी करेंगे तो भी सॉल्व करनी है तो करेंगे, नहीं करनी है तो जब उनको ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कंप्लेन या फिर बेस्ट सर्विस डिलीवर करने का, उनके ऊपर कोई ऐसा खास प्रेशर नहीं है। तो यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये अब तय किया है कि अब ये जो कंपनीज़ हैं इलेक्ट्रिसिटी जो हमें प्रोवाइड करती हैं, उन कंपनीज़ को ऐसे 11 एरियाज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, इनकम्पासिंग द ऑब्लिगेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेज, metering arrangements, release of new connections, grievance redressal, compensation mechanism और दूसरे भी ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जिसकी बात हमें इस पर्टिकुलर लॉ में पढ़ने को मिलती है। नाउ द थिंग इज़ कि अगर आपके वहाँ पर पावर कट बहुत ज़्यादा होता है तो फिर कंपनीज जो हैं डिस्कॉम्स को आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। ये चीज़ इस रूल में है। अगर आप एक सिटी में रहते हैं और आपने पावर के लिए एप्लीकेशन दिया है तो 7 दिनों के अंदर आपको पावर मिल जाना चाहिए। अगर आप एक म्यूनसिपल एरिया में है तो 15 दिन और गांव के एरिया में 30 दिन। अगर ये नहीं हुआ तो फिर डिस्कॉम्स के ऊपर पेनल्टीज़ लगाई जा सकती हैं और आपको कॉम्पनसेशन भी डिस्कॉम को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऐसे रूल्स तो थे इस प्रकार के, ये एरियाज़ इसमें एक्सपांड किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे रूल्स थे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। सरकार का जो यहाँ पर एक आप कह सकते हैं सरकार का जो डिसीजन है ये राइट डिसीजन है, सरकार की जो भावना है वो भी राइट है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। फिर बात करते हैं क्वाड के बारे में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइट। क्वाड के बारे में आप जानते हैं कि ये 4 देशों का एक ग्रुप है। इसमें यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। और मेन जो फोकस है क्वाड का वो यही है कि चाइना को कंट्रोल में रखा जाए। अपने T12, टेक 10, D10 के बारे में सुना होगा। D10 के बारे में हमने कुछ दिनों पहले भी बात की थी। तो बताइए कि D10 जो है ये यूके ने प्रपोज किया था, 10 डेमोक्रेसीज या D10। तो इसमें कितने देश हैं राइट? सारे देशों के नाम जो है 10 देश हैं, तो 10 देशों के नाम आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करने हैं। ओके, अब टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी गवर्नेंस की बात करें तो यूरोप के रूल्स काफ़ी स्ट्रिंजेंट हैं। यूएसए जो है वो थोड़ा लिबरल रहना चाहता है। भारत डेटा लोकलाइजेशन के ऊपर काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अभी कुछ हफ्तों पहले ही मालाबार एक्सरसाइज को कंडक्ट किया इन देशों ने मिलकर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में। तो क्वाड वैसे एक अच्छा ग्रुप है, लेकिन अब एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर क्वाड को फोकस करना चाहिए, दैट इज़ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। यानी कि ये जो चिप बनाने का काम है वो ये 4 देश मिलकर कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स हैं सेमीकंडक्टर को लेकर। द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अंडरलाइज ऑल क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। ये सेमीकंडक्टर जो है, ये चिप जो है, यही इसका ब्रेन या फिर हार्ट होता है किसी भी एक प्रोडक्ट का। इट इज़ परहैप्स द मोस्ट ग्लोबलाइज्ड हाई वैल्यू सप्लाई चेन एंड नो कंट्री कैन बिकम एंटायरली सेल्फ सफिशिएंट। एक बहुत ही हाई वैल्यू सप्लाई चेन है, लेकिन कोई भी अकेला देश इसमें मोनोपोली हासिल नहीं कर सकता है। ऑल 4 कंट्रीज हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स इन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। चारों देश के पास कुछ कुछ खासियत हैं। अगर ये चारों देश मिलकर सेमीकंडक्टर के ऊपर काम करें तो चाइना को डेफिनेटली हम पीछे रख सकते हैं, चारों देश मिलकर। चिप डिज़ाइन की जब बात आती है तो दुनिया की टॉप 10 जो कंपनीज है उसमें से 4 कंपनीज जो हैं वो अमेरिकन हैं।
बहुत सारा R&D भी USA इसके ऊपर करती है। तो USA इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है एज फार एज डिज़ाइन और R&D इज कंसर्न। फिर प्रिसीजन की जब बात आती है, जब आपने कोई चीज़ को बना ली तब आपको उसको प्रिसाइज बनाना है, तो जापान, प्रिसीजन और जापान जो है वो जब भी प्रिसीजन शब्द मैं सुनता हूँ तो मुझे जापान ही याद आता है। जापान एक ऐसा देश है जो किसी भी चीज़ को अगर आपको परफेक्शन तक पहुँचाना है, आपने कोई चीज़ बनाई है ना, यू वांट टू मेक इट परफेक्ट, तो जापान सारा काम जो है वो जापान जाता है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन उनके पास कुछ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम, दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फ़ोन्स, लैपटॉप्स, इन सारी बैटरीज में लिथियम का इस्तेमाल होता है। फिर एक चीज़ है जिसको कहते हैं नियोडियम। नियोडियम जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में इसका इस्तेमाल होता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और भारत की बात करें तो 3000 जितनी चिप्स जो हैं वो भारत में डिज़ाइन होती है। भारत के पास हैं लोग, राइट, टैलेंट। तो ये 4 देश मिलकर एक, और भारत में असेंबली लाइन, हम यहाँ पर असेंबली भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, तो ये हमारी ताकत है। तो ये 4 देश मिलकर अगर सेमीकंडक्टर या फिर ये जो चिप सप्लाई चेन है उसको कलेक्टिवली अगर डिज़ाइन करें तो चाइना को हम इस क्षेत्र में पीछे रख सकते हैं। इसके लिए 12 से लेकर 20 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट चाहिए और 4 देश, अकेला कोई देश नहीं कर पाएगा, लेकिन 4 देश मिलकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और पूरी एक चारों देशों की खासियत जो है वो यहाँ पर मिल सकती है। और एक प्रकार का आप कह सकते हैं क्वाड सिलिकॉन डायलॉग, इसकी शुरुआत जो है वो 4 देश मिलकर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्वाड जो है उसके प्रोज एंड कॉन्स, या फिर क्वाड का फ्यूचर क्या होना चाहिए, ऐसे अगर प्रश्न आपके सामने आते हैं तो ये सेमीकंडक्टर वाला टॉपिक जो है वो डेफिनेटली आप डिस्कस कर सकते हैं और जो एग्जामिनर हैं उनको इम्प्रेस भी कर सकते हैं। पेंडेमिक रेजिलियंस एक इजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने पब्लिक हेल्थ एक्ट को और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की बात कही है। जब हमारे देश में पेंडेमिक की शुरुआत हुई तो उस टाइम पर 1000 लोगों के लिए 0.55 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड थे। तो बेड की ज़बरदस्त शॉर्टेज थी हमारे देश में। और डियर फ्रेंड्स, अब ये हो चुका है कि ये सारी सर्विसेज जो हैं, अच्छी सर्विसेज हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिलती हैं। और लोगों के बिल्स आप देखिए, कोविड-19 में एडमिट हुए लोगों के बिल्स हैं 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, एवरेज 3-4 लाख तो आपको देखने को मिलेगा ही। तो इतने पैसे हमारे देश में हर एक व्यक्ति जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारा देश वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना चाहता है, लेकिन आज भी हमने जो राइट टू हेल्थ है उसको लीगल और जस्टिफाइबल नहीं बनाया है। और कोविड-19 क्राइसिस ने देश की आंख खोल दी है, दुनिया की आंख खोल दी है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, जो बेस्ट सॉल्यूशन, जो क्विक सॉल्यूशन है, वो है इंश्योरेंस। हर एक व्यक्ति के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स ने जो प्रीमियम है उसको 25% इंक्रीज कर दिया। और इनफैक्ट IRDAI ने 65 जो है ये मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री, यानी कि अगर आपकी एज 66 है तो फिर आपको इंश्योर कोई नहीं करेगा। तो ये रेस्ट्रिक्शंस भी सरकार को हटाने चाहिए। IRDAI जो है वो सरकार की है, तो सरकार को इसके ऊपर काम करना चाहिए। और एक लीगल या फिर एक नज़र भी होनी चाहिए सरकार की प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर कि वो एक्सेसिव चार्जेस कलेक्ट ना करें। और बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि इंश्योरेंस के साथ साथ गवर्नमेंट को अपनी फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं उसको एक्सपांड करना पड़ेगा। और जैसे मैंने इससे पहले की डिस्कशन में बताया था कि सिर्फ हॉस्पिटल्स या ज़्यादा डॉक्टर्स या ज़्यादा नर्सेस से कुछ नहीं होगा। एनवायरनमेंट, खाने पीने की चीज़ें, हर जगह पर इम्प्रूवमेंट होगा, तब जाकर हमें हेल्थ बेनिफिट्स नज़र आएंगे। डियर फ्रेंड्स, ये हैं कुछ न्यूज़ आइटम्स। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के बाद प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिएगा। बिग क्रिसमस सेल का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। आई विल सी यू सून विथ इंग्लिश वर्जन के बाद डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस, एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू सून। एंजॉय योर स्टडीज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।